ठीक है, तो नया नया रेशियो जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपना ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस को ऐड करके आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड बैंक लोन, यानी डेट प्लस इक्विटी। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 देखो, डेट प्लस इक्विटी दोनों को ऐड करते हैं तो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1,70,000 प्लस 30, 2 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ईबीआईटी है 10,000 डिवाइड बाई 2 लाख, तो ये तो 5% आया। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई इक्विटी इनटू 100। तो पैट हो गया 6,000 बाई 1,70,000 इनटू 100, 3.52%। तो अभी हम लोग पीएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड सारा रेशियोज कवर कर लिए। एक बार मैं शुरू से जस्ट फटाफट गो थ्रू करते हैं। पहले हम लोग देखे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, 50% आ गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ईबीआईटी बाई सेल्स इनटू 100, 25% आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाई सेल्स इनटू 100, 75% आ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट, ये हमेशा टाइम्स में होता है, याद रखना। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, पैट, नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? पैट, पैट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। मैंने सेल्स लिखा है पर तुम लोग सेल्स वर्ड यूज मत करना, यू आर नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड सेल्स, तुम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना होगा, याद रखना। तो नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करेंगे, 15% आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, 3.5 आ गया। एसिड टेस्ट रेशियो होता है करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो और करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो। उसको सॉल्व किए तो 3 आ गया। डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाय इक्विटी, डेट में क्या क्या है हम लोग के पास? डिवेंचर्स और बैंक लोन। डिवेंचर है 20,000 का, बैंक लोन है 10,000 रुपया का, तो 30,000 डिवाइड बाई इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तीनों को ऐड करके आया 1,70,000, डिवाइड किए तो 0.176 आ गया डेट इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, ये नया है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईटी तो पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? इक्विटी प्लस डेट, 30,000 रुपया डेट, इक्विटी 1,70,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 2 लाख रुपया, ये आ गया 5%। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है पैट बाई इक्विटी इनटू 100। पैट है हम लोग का 6,000 रुपया, इक्विटी है 1,70,000 इनटू 100, 3.52%। तो पीएल और बैलेंस शीट रिलेटेड सारा एंट्रीज डन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं जहां कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है, यानी एक्टिविटी रेशियो जिसको बोलते हैं। तब एक्टिविटी रेशियो में देखो क्या क्या है। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री हम लोग यहां नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट में खाली करंट ईयर का इन्वेंट्री दिया है। अगर 2 साल का इन्वेंट्री दिया होता, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तब हम लोग दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके एवरेज निकालते। पर यहाँ पर एक ही साल का दिया हुआ है तो एवरेज का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20,000 रुपया, जिसको मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, डिवाइड बाई इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं करेंगे, इन्वेंट्री 40,000 है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा खराब है। आंसर आ रहा है, आंसर के साथ साथ एनालाइज करना भी आना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर बता रहा है कि साल में मतलब 0.5 टाइम्स ही टर्नओवर होता है, यानी 24 महीना में एक बार मेरा पूरा इन्वेंट्री खाली होके बिक्री होता है। तो सोचो कितना बुरा हालत है कंपनी का कि 24 महीना लग जाता है एक रोलिंग करने में। 0.5 टाइम्स होने का मतलब क्या कि 2 साल में एक बार इन्वेंट्री खाली होता है। 0.5 टाइम्स का मतलब हो गया कि 2 साल में एक बार इन्वेंट्री का टर्नओवर होता है, यानी 24 महीना लग जाता है एक बार टर्नओवर होने में। हालत बहुत ज्यादा ही खराब है कंपनी का। नेक्स्ट, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर क्या होता है? क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर। तो यहाँ पर तो क्रेडिट अलग से बोला नहीं था, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो टोटल सेल्स है वही क्रेडिट सेल्स है। तो 40,000 मेरा सेल्स है जबकि मेरा डेटर 60,000 है, यानी 40,000 का मैं साल में बिक्री करता हूं और रुपया फंसा हुआ है मेरा 60,000 रुपया, यानी 2/3 टाइम्स
यानी 18 महीना में मेरा डेटर मेरे को पैसा देता है। यानी एक बार जिसको उधारी दिया वो 1.5 साल बाद पैसा चुकाएगा। तो इतना बुरा हाल है, डेटर से पैसा ही मिलना मुश्किल है, 1.5 साल में एक बार में पैसा आता है। तो 1.5 साल का उधारी देंगे तो कहां से बिजनेस चलेगा। तो 18 महीना में डेटर पैसा देता है, दिस इज वेरी बैड साइन। नेक्स्ट, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज तो अज्यूम करते हैं कि जितना भी परचेज है सब क्रेडिट है। अब क्वेश्चन आता है ये 60,000 रुपया कहां से आया। 60,000 का कैलकुलेशन देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 20,000 है, प्लस मेरा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग का क्रेडिट परचेज कितना होगा, ओपनिंग प्लस परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग होता है। तो ओपनिंग तो 0 है, तो परचेज का फॉर्मूला क्या हो गया, परचेज इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 40,000 का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, 20,000 का सामान हमने बेच दिया, यानी 60,000 का परचेजिंग किया। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, परचेजिंग कितना का हुआ, 60,000 का हुआ। 40,000 का सामान पड़ा हुआ है, 20,000 का बेच दिया, यानी 60,000 का मैंने परचेजिंग किया। तो मेरा परचेज आ गया 60,000 रुपये। तो क्रेडिट परचेज हम लोग मान लिए 60,000 रुपये है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या हो गया मेरा, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर है 20,000। तो ये क्रेडिटर का पोजीशन ठीक है, साल में 3 बार मैं क्रेडिटर को पैसा देता हूं, यानी हर 4 महीना में मैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देता हूं। अगर साल में 3 बार मैं उसको पैसा दे रहा हूं, इसका मतलब मैं हर 4 महीना में उसको पेमेंट कर देता हूं। तो मेरा क्रेडिटर डेज कितना हो गया, 4 मंथ्स। और लास्ट आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स है 40,000 का और वर्किंग कैपिटल 1 लाख, सोचो कितना हालत खराब है। 1 लाख रुपया का वर्किंग कैपिटल लेके हम सिर्फ 40,000 का बिक्री जनरेट कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही हालत खराब है एक्टिविटी वाइज। तो यानी 0.4 टाइम्स, साल में एक बार भी टर्नओवर पूरा नहीं हो रहा, 1 टाइम्स भी नहीं है टर्नओवर। इज इट क्लियर। ओके, चलो अब एक सम और करते हैं। ये वाला पूरा क्लियर ना, इसमें सारा रेशियो कवर हो गया, देखो जितना अपने सिलेबस में सारा रेशियो कवर हो गया। अब क्या है, थोड़ा सम्स तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब हम लोग एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दूसरा वैरायटी जिसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का बुद्धि लगेगा, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट से नहीं होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बुद्धि लगेगा। देखो जो इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास, ये इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लो।
इज इट क्लियर? अब करना क्या है, देखो इसमें अपने को करंट रेशियो दे दिया है 2.5, लिक्विड रेशियो दे दिया है 1.5, प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया है 0.75। ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल है 60,000 रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस है 40,000 रुपया और बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 रुपया। अब अपने को बोल रहा है इस इंफॉर्मेशन से पूरा बैलेंस शीट बनाओ। क्या बोल रहा है? इस इंफॉर्मेशन से पूरा बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट में मोर और लेस बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आता है? शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा और असेट साइड में फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स आ जाएंगे। पर ये फिगर्स अभी मेरे को अवेलेबल नहीं है, मेरे को इन रेशियोज के मदद से कैलकुलेट करके ये सारा फिगर निकालना होगा। तो फिलहाल मेरे को क्या पता है? पहला चीज कि वर्किंग कैपिटल 60,000 है, रिजर्व एंड सरप्लस पता है, वो हम डायरेक्टली यहां लिख देंगे 40,000, कोई दिक्कत नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 पता है, पर वो मेरे कोई खास काम का नहीं है, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो मेरे को करंट लायबिलिटी तो एनी हाउस निकालना ही पड़ेगा। तो अभी मेरे ये बैंक का 10,000 कोई काम का नहीं, मेरे काम का खाली एक ही इंफॉर्मेशन है, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ। बाद बाकी सारा वैल्यूज कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट कैसे होगा? तो जैसे मैथ्स में अपने लोग इक्वेशंस बना बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करते हैं, वैसे करना पड़ेगा। तो पहला इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है। यानी देखो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कितना है मेरा? 60,000 रुपया दिया हुआ है, यानी 60,000 इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो एक इक्वेशन मेरा बन गया कि करंट असेट इज 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि करंट असेट क्या है, 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी। पहला चीज समझ में आ गया। इसको पहले यहां तक ये इक्वेशन 1 फ्रेम करो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया है 2.5। तो करंट रेशियो का मतलब क्या? उसका मतलब होता है करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2.5। तो यानी यहां से करंट असेट का क्या वैल्यू आ गया? करंट असेट आ गया 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। तो यहां से करंट असेट का वैल्यू क्या निकला? 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। बेसिक मैथमेटिक्स। अब ये जो करंट असेट का वैल्यू निकला इक्वेशन 2 में, उसको मैं यहां पुट कर दूंगा, ये वाला इक्वेशन 1 में। करंट असेट के जगह मैं क्या लिखूंगा? 2.5 करंट लायबिलिटी। अब इसको सॉल्व करके मेरे को पता चला कि 1.5 करंट लायबिलिटी 60,000, सो करंट लायबिलिटी इज 40,000। तो करंट लायबिलिटी मेरे को पता चल गया 40,000 है। अब अगर करंट लायबिलिटी 40,000 है तो करंट असेट कितना होगा? 2.5 इंटू 40,000 यानी 1,00,000 रुपया, क्योंकि करंट असेट क्या है? 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट हो गया 2.5 इंटू 40, 1,00,000 रुपया। तो करंट असेट का भी वैल्यू निकल गया, करंट लायबिलिटी का भी वैल्यू निकल गया। एक काम कंप्लीट। अब देखो मेरे को क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है लिक्विड रेशियो 1.5 है। तो लिक्विड रेशियो अगर 1.5 है, इसका मतलब क्या है? लिक्विड रेशियो 1.5 का मतलब मेरा लिक्विड असेट है करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और ये जो लिक्विड असेट है वो 45,000 कहां से आया, मैं यहां देखता हूं। चलो पहले ये वाला सॉल्व करना होगा। लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड असेट माइनस करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम बोले थे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर नहीं, पर अब जरूरत पड़ेगा इसका। 10,000 रुपया बैंक ओडी है। तो लिक्विड लायबिलिटी कितना है मेरा? 40,000 करंट लायबिलिटी था, उसमें 10,000 रुपया बैंक ओवरड्राफ्ट चला गया, तो लिक्विड लायबिलिटी है मेरा 30,000 रुपया।
और लिक्विड असेट को मैं मान लेता हूं x। तो लिक्विड रेशियो हो गया मेरा x बाई 30,000, यानी लिक्विड असेट हो गया मेरा 45,000। तो लिक्विड असेट इज 45,000। समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन? अब लिक्विड असेट 45,000 आ गया। लिक्विड असेट क्या होता है? लिक्विड असेट होता है मेरा करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो करंट असेट मेरे पास 1,00,000 रुपया है, लिक्विड असेट मेरे पास 45,000 रुपया है, यानी स्टॉक और प्रीपेड ये दोनों जन मिला के कितने हैं? 55,000 रुपया। पर क्योंकि प्रीपेड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि ये पूरा 55,000 रुपया स्टॉक का ही होगा। जनरली क्या होता है, सबके पास प्रीपेड एक्सपेंस नहीं भी होता है, तो ये वाई हम लोग माने स्टॉक प्लस प्रीपेड, पर जनरली प्रीपेड नहीं है, तो ये 55,000 का स्टॉक ही होगा मेरे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है। देखो ऊपर में प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ था, प्रोप्राइटरी रेशियो दिया 0.75। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लो, फिक्स्ड असेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है फिक्स्ड असेट बाय प्रोप्राइटरी फंड। अब आता है फिक्स्ड एसेट को हम लोगों ने क्या माना है? ए माना है। आई एम अज्यूमिंग कि फिक्स्ड एसेट इज ए। और प्रोप्राइटरी फंड कितना मान लिया? ए प्लस 60,000। क्वेश्चन आता है ये कहां से आया? ए प्लस 60,000 कहां से आया? अब प्रोप्राइटरी फंड देखो क्या होता है, 60,000 आया मेरा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी से। वर्किंग कैपिटल था मेरा 60,000। प्रोप्राइटरी फंड होता है फिक्स्ड कैपिटल प्लस करंट, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस लोन। पर यहां पर लोन का तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड लोन। यहां पर बैंक लोन या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा प्रोप्राइटरी कैपिटल क्या हो जाता है? फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लोन तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड हो गया मेरा, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट को ए माना तो ए प्लस वर्किंग कैपिटल हो गया मेरा टोटल प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ एनी, ये तीनों को मिला के शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड बनता है। तो फिक्स्ड एसेट प्लस हम प्लस वर्किंग कैपिटल किए तो मेरा प्रोप्राइटरी फंड आ गया, और ऊपर में फिक्स्ड एसेट है। दिस इज इक्वल टू 0.75। अब इसको हम सॉल्व किए तो ए का वैल्यू आ गया 1,80,000 रुपया। सिमिलरली मेरा टोटल कैपिटल मतलब टोटल प्रोप्राइटरी फंड आ गया 2,40,000 रुपया, क्योंकि 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000, जिसमें 40,000 रुपया तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, मेरे को पहले से पता है। 40,000 रुपया मेरा पहले से पता है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस का है। तो बाद बाकी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 2,00,000 रुपया हो गया। तो बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया। शेयर कैपिटल 2,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, करंट लायबिलिटी 40,000, फिक्स्ड एसेट 1,80,000 आई गया, करंट एसेट 1,00,000 आई गया। तो मेरा पूरा बैलेंस शीट मोर और लेस कंप्लीट। भैया शेयर कैपिटल वाला वापस बताएंगे? बता रहे हैं कौन सा पार्ट? ये ए प्लस 60,000 कैसे है? ये क्या? हाँ साक्षी, कौन सा क्या? पार्ट, कौन सा पार्ट बताना है? फिक्स एसेट निकला, उसके बाद क्या किए? फिक्स्ड एसेट निकल गया 1,80,000 रुपया, प्रोप्राइटरी फंड आ गया 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000 रुपया। अब प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000 है, मेरे को पहले से ही पता है, तो उसको हटा दो। मेरे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000 है, तो उसको हटा दो। तो बाद बाकी शेयर कैपिटल कितना बचा? 2,00,000 रुपया बचा। दैट्स इट।
ये वाला डन। चलो अभी एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। करंट रेशियो 3:1 लिखो, क्वेश्चन लिखो। करंट रेशियो 3:1। क्विक रेशियो 1.2:1 एंड वर्किंग कैपिटल है 1,80,000 रुपया। अपने को निकालना है करंट असेट और इन्वेंट्री। ये दो चीज निकालना है। करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 रुपया। करंट असेट और इन्वेंट्री निकाल के बताओ। सर करंट एसेट्स 2,70,000। ठीक है, मेरा भी वही आया, करंट असेट कितना आया? 2,70,000। ठीक है, राइट है। भैया क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो ही होता है। हाँ, क्विक रेशियो नहीं, लिक्विड रेशियो। यहां पर अज्यूम करना कि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, और दूसरा चीज कि प्रीपेड एक्सपेंस भी कुछ नहीं है। नो प्रीपेड एक्सपेंस, नो बैंक ओवरड्राफ्ट।
सर हम्म, बोल। सर इन्वेंट्री 1,62,000 है। गुड, वेरी गुड, क्या वेरी गुड, सही है क्या? सही है। ठीक। हम गुड बोलता तो भी तुम डर जाता है क्या? सबका आ गया आंसर? इन्वेंट्री आया 1,62,000 और करंट असेट आ गया 2,70,000। डन। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। देखो ऐसा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है? नोट डाउन कर लो। करंट रेशियो है 4:1। क्विक रेशियो है ये, क्यू आर मतलब क्विक रेशियो, क्विक रेशियो है 2.5:1। इन्वेंट्री दिया हुआ है 22,500। करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी, ये 2 चीज निकालना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, करंट असेट दिया हुआ है 29,745। करंट रेशियो दिया है 1.5:1। इन्वेंट्री दिया हुआ है 8827। कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। ठीक है, बस इतना ही। एंड कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द कंपनी। कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द कंपनी।
क्लियर? नोट डाउन कर लिया सब कोई? तो ये 2 सम्स तुम लोग को होमवर्क के लिए करना है। अपने एक क्लास और रखेंगे रेशियो पे, रेशियो वैसे कंप्लीट हो गया है। ये 2 सम को होमवर्क करना है और बुक से तुम लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग का अब सीधा वेंसडे को है, मंडे को नहीं, वेंसडे को है। तो तुम लोग के पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, 3 दिन टोटल है। 3 दिन में जितना रेशियो का सम्स प्रैक्टिस कर सकता है कर लो। सॉल्व एग्जांपल एटलीस्ट सारा कंप्लीट कर लो। और वेंसडे को ये 2 सम्स करेंगे और जो भी डाउट्स होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट अब वेंसडे को क्लास रखें। 3 दिन पूरा रेशियो का जितना सम्स प्रैक्टिस कर सकता है, सॉल्व एग्जांपल जितना कर सकता है कर लो। और जो भी डाउट्स निकाल के रखना है, सारे डाउट्स को एक जगह निकाल के रखो। वेंसडे को पहले ये 2 सम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारा डाउट्स लेंगे। क्लियर? चलो बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंजॉय द वेकेशन, लॉन्ग वेकेशन। अभी 1-2 महीना का और वेकेशन है। बाय।